हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के टॉपिक सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सेबी के पार्ट 1 to 3 वीडियो लेक्चर्स जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था पावर्स ऑफ सेबी, जहां पर हमने बताया था कि सेबी के पास क्या क्या पावर्स हैं कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशंस। देखिए, जो भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है या कोई फर्म है या कोई लिस्टेड कंपनी है जो कि कैपिटल मार्केट से एसोसिएटेड है, कैपिटल मार्केट में वर्क कर रही है, तो उसे सेबी द्वारा बनाए गए जो नियम्स हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उन्हें प्रॉपर वे में फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते, उसका वायलेशंस करते हैं यानी कि उसका उल्लंघन करते हैं, तो सेबी के पास पावर है उसके ऊपर पेनल्टी लगाने की। ये डिफरेंट पेनल्टीज़ अलग अलग सेक्शंस के तहत लगती हैं। उन सारी पेनल्टीज़ पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पेनल्टी आती है पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एटसेट्रा अंडर द सेक्शन 15A। जो सेबी एक्ट है उसके सेक्शन 15A के तहत। देखिए, जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए फर्म है, कोई पर्सन है या कोई लिस्टेड कंपनी है, इन सबको क्या करना होता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएटरी का वर्क कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट से एसोसिएटेड है, तो इन्हें टाइम टू टाइम जो है कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ रिटर्न्स जो हैं वो देनी पड़ती हैं, पीरियडिकली सेबी के पास भेजनी पड़ती हैं। अगर वो इन रिपोर्ट्स को प्रॉपर वे में नहीं सबमिट करते, नहीं फर्निश करते हैं, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। जैसे कोई भी पर्सन या कोई फर्म या कोई लिस्टेड कंपनी जो कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है, वो कोई भी जो डॉक्यूमेंट है या वो रिटर्न है या रिपोर्ट है जो उसके सेबी को टाइम टू टाइम पहुंचानी थी, भेजनी थी, और टाइमली एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी एक्ट वो नहीं उसको फर्निश कर पाती, उसको नहीं पहुंचा पाती, तो उस केस में जो है सेबी उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। और जो पेनल्टी का अमाउंट है वो है 1 लाख रुपये ईच डे, यानी कि जितने दिन डिले कर रहा है, जितने दिन लेट वो फर्निश इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हर एक दिन के हिसाब से 1 लाख रुपए, और मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ रुपये, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो 1 करोड़ लगाई जा सकती है। यानी कि दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करने में 50 डेज़ लगाता है, तो पर डे के हिसाब से 1 लाख रुपये यानी कि 50 लाख रुपये उसे एज ए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो है इस इन्फॉर्मेशन को मान लीजिए 110 डेज़ में या 120 डेज़ में पे करता है या इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है, तो 110 डेज़ में मतलब अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपये पर डे के हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख। तो इस केस में जो मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट है वो 1 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ रुपये या 1 लाख रुपये ईच डे, जो भी दोनों में से कम अमाउंट होगा वो उसको पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए उसे कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बुक्स जो है एज पर स्पेसी रेगुलेशंस उसको फाइल करनी होती है सेबी के पास, जो भी सेबी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वो उसको टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर पाता, इन्फॉर्मेशन को फाइल नहीं कर पाता, तो इस पर भी वही पेनल्टी है 1 लाख रुपये ईच डे और मैक्सिमम 1 करोड़, विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तीसरा केस ये हो सकता है फेल टू मेंटेन द बुक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लीजिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो एसोसिएटेड पर्सन है या फर्म है या कंपनी है वो उसको मेंटेन ही नहीं करती, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किया, उसने बनाया ही नहीं प्रॉपर वे में, तो ऐसे केस में है जो उसके ऊपर पेनल्टी जो है अगेन 1 लाख रुपये ईच डे, एक दिन की 1 लाख रुपये के हिसाब से, और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये, विच एवर इज़ लेस, वो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सेकेंड जो पेनल्टी आती है that is penalty for failure by any person to enter in agreement with clients under section 15B। देखिए, जो भी कोई पर्सन या फर्म या कोई लिस्टेड कंपनी जो कि एसोसिएटेड है कैपिटल मार्केट में और वो इंटरमीडिएटरी का काम कर रही है, यानी कि मध्यस्थ का काम कर रही है, और एज पर सेबी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसको जो अपने क्लाइंट्स के साथ एक एग्रीमेंट क्रिएट करना होता है, एक एग्रीमेंट बनाना होता है, और मान लीजिए वो उस एग्रीमेंट को नहीं बनाती,
आप देखेंगे जो भी ब्रोकर्स हैं, अगर वो किसी अपने क्लाइंट्स के साथ कोई डील करते हैं तो उनको एक एग्रीमेंट बनाना होता है। अगर वो उस एग्रीमेंट को प्रिपेयर नहीं करती या एग्रीमेंट को उस वे में नहीं बनाती जैसा रूल्स और रेगुलेशंस में कहा गया है, तो अगेन उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी जो लगेगी वो लगेगी 1,00,000 रुपी फॉर ईच डे एंड मैक्सिमम 1 करोड़ विच एवर इज लेस, यानी कि 1,00,000 रुपये दिन के हिसाब से और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपये, जो भी दोनों में से कम होंगे वो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तीसरी जो पेनल्टी आती है, दैट इज पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस अंडर द सेक्शन 15C। देखिए, कोई भी पर्सन या फर्म या कोई लिस्टेड कंपनी जो कि एज ए इंटरमीडिएटरी का काम कर रही है और उसके पास कोई, मान लीजिए उसके खिलाफ कोई या उसके अगेंस्ट मान लीजिए कोई कंप्लेंट्स आती है, जो इन्वेस्टर है वो कंप्लेंट दर्ज करता है उस फर्म के पास या उस पर्सन के पास या फिर उस लिस्टेड कंपनी के पास, लेकिन वो जो फर्म है, पर्सन है, जो कंपनी है, वो इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस यानी कि उनकी शिकायतों का जो निपटारा है वो प्रॉपर वे में नहीं करती, तो फिर वो क्या करेगा इन्वेस्टर? नेचुरली इन्वेस्टर के पास एक ही है जो कि रेगुलेटर है, यानी कि सेबी, वो सेबी के पास जाएगा। और मान लीजिए वो कंप्लेंट को, अपनी ग्रीवेंसेस को सेबी के पास फाइल करता है, और सेबी फिर क्या करती है, उस कंप्लेंट को ट्रांसफ़र करती है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास, फर्म के पास या लिस्टेड कंपनी के पास, जो कि एज ए इंटरमीडिएटरी यानी कि मध्यस्थ का काम कर रही है, कि आप इस इन्वेस्टर की शिकायत का निपटारा एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, एक पर्टिकुलर तरीके से करें। लेकिन उसके बावजूद वो पर्सन, वो फर्म, वो लिस्टेड कंपनी जो कि मीडिएटर का काम कर रही है, एज ए मीडिएटरी इन कैपिटल मार्केट काम कर रही है, उस इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस को प्रॉपर वे में हैंडल नहीं करती, उसका निपटारा नहीं करती, उसको रिड्रेस नहीं करती, उसका सॉल्यूशन नहीं करती, उस केस में जो है सेबी उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। और जो पेनल्टी है वो वही है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया हर एक पॉइंट्स में, कि 1,00,000 रुपी ईच डे, जितने दिन उस ग्रीवेंसेस को सोल्व करने में लेट हुआ, 1,00,000 रुपये हर डे के हिसाब से, और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर 1 करोड़ रुपये पेनल्टी लगाई जा सकती है। कम टू द नेक्स्ट पेनल्टी, दैट इज़ पेनल्टी नंबर 4, पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट्स इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सेक्शन 15D। देखिए, म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनको सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, क्योंकि इनको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं एज़ पर रूल्स चलेंगे सेबी के, उनको उनके फॉलोअप करने पड़ेंगे। तो इनके लिए भी पेनल्टी है अगर वो प्रॉपर वे में उनके प्रोविजंस या उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलोअप नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट आता है, मान लीजिए कोई भी फर्म या पर्सन या कंपनी जो कि कलेक्टिव स्कीम का काम कर रही है, कलेक्टिव मनी स्कीम का काम कर रही है या म्यूचुअल फंड का वर्क कर रही है, लेकिन उसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है सेबी के पास, यानी कि बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए वो फर्म या कंपनी जो है एज ए म्यूचुअल फंड का काम करना शुरू कर दिया, तो उसके खिलाफ सेबी पेनल्टी लगाएगी। और जो पेनल्टी है वो है 1,00,000 रुपी फॉर ईच डे एंड मैक्सिमम 1 करोड़ रुपी, जो भी दोनों में से कम हो। दूसरा केस आता है, मान लीजिए कि उस फर्म ने, उस कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड तो करवा लिया सेबी के पास, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और वो जो कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो उसके प्रोविजन है सेबी के द्वारा बनाए गए, उनको प्रॉपर वे में फॉलो नहीं कर रही, उसका सही ढंग से पालन नहीं कर रही, इस केस में भी उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1,00,000 रुपी ईच डे एंड मैक्सिमम 1 करोड़ रुपी विच एवर इज लेस। तीसरा केस आता है कि मान लीजिए कि उसने जो है जो भी म्यूचुअल फंड में वर्क करती है वो पैसा कलेक्ट करती है, किससे कलेक्ट करती है? आम जनता से कलेक्ट करती है। फिर उसे क्या करना होता है, अपनी जो स्कीम है उसको लिस्ट कराना होता है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे या कहीं पे। अगर मान लीजिए वो अपनी स्कीम को लिस्ट नहीं कराती है तो ऐसे केस में भी उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि जो भी सेबी एक्ट कहता है कि इस प्रॉपर वे में, इस पर्टिकुलर टाइम और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसे अपनी स्कीम जो है लिस्ट करानी चाहिए, और वो उस पर्टिकुलर टाइम बिंग में लिस्ट नहीं करा पाती है या लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा पाती है, तो उस केस में भी उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जो कि 1,00,000 रुपी ईच डे एंड मैक्सिमम 1 करोड़ रुपी विच एवर इज लेस। चौथा केस आता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कि जब ये पैसा कलेक्ट करते हैं पब्लिक से तो इनको ये यूनिट सर्टिफिकेट इशू करने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ यूनिट। जैसे हम कैपिटल मार्केट में पढ़ के आए हैं कि जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? शेयर्स मिलते हैं। इसी तरीके से जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो हमें क्या मिलते हैं? यूनिट्स। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, बस इनके नेम्स थोड़ा डिफरेंट है। उन्हें हम शेयर्स कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिट्स।
तो यानी कि जिन्होंने भी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है उनको जो है जो यूनिट सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होता है उनको, मतलब उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ यूनिट्स मिलना चाहिए। लेकिन जो फर्म है, जो कंपनी है, वो उसको डिस्पैच करने में फेल रहती है, वैसे ही तरीके से उस तरीके से उस टाइम बिंग में, उस टाइम रेगुलेशंस में डिस्पैच नहीं कर पाती जैसा कि सेबी एक्ट में मेंशंस किया गया है। तो ऐसे डिफ़ॉल्ट होने पर जो है उसके ऊपर 1 लाख रुपये ईच डे एंड मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये विच एवर इज़ लेस पेनल्टी लगाई जाएगी। पांचवा केस आता है जब जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। जब म्यूचुअल फंड्स खुलता है, जब कंपनी अपना पब्लिक से पैसा रेज करती है तो उसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या फिर एफपीओ, फॉलोइंग पब्लिक ऑफर। लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स जो है वो कंपनी जब लोगों से पैसा रेज करती है तो उसको हम कहते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। आई रिपीट अगेन, एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो न्यू फंड ऑफर में जो है जो पब्लिक है वो एप्लीकेशन लगाती है और उस एप्लीकेशन के साथ मनी लगाती है। मान लीजिए उनको यूनिट्स अलॉट नहीं होती तो उनका जो पैसा है वो रिफंड करना होता है। और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो टाइम बीइंग, जैसा कि सेबी एक्ट में मेंशन है, रूल्स और रेगुलेशन मेंशन है, उस अकॉर्डिंग उस टाइम बीइंग में जो है उनका इन्वेस्टर्स का पैसा रिफंड करने में डिफ़ॉल्ट रहता है। तो उसके ऊपर जो है हर डिफ़ॉल्ट पीरियड के हिसाब से 1 लाख रुपये ईच डे एंड मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये विच एवर इज़ लेस, वो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सिक्स्थ एंड लास्ट केस आता है इन द म्यूचुअल फंड कंटेक्स्ट कि वो जो है पब्लिक से जो उसने पैसा कलेक्ट किया है, जो पब्लिक से मनी रेज की है, उसको उस प्रॉपर वे में इन्वेस्ट नहीं कर पाती कैपिटल मार्केट में, जैसा कि सेबी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहा गया है, जैसा उसके अंदर प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो इस केस में भी ऐसे डिफ़ॉल्ट होने पर कि वो प्रॉपर वे में पब्लिक का पैसा सही ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर पाई, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और जो पेनल्टी लगेगी वो अगेन 1 लाख रुपये ईच डे एंड मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये विच एवर इज़ लेस, वो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट पेनल्टी आती है, दैट इज़ पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एन असेट्स मैनेजमेंट कंपनी अंडर द सेक्शन 15E। देखिए, जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि म्यूचुअल फंड्स को चलाती है, उनको जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसा कि सेबी एक्ट में मेंशंस किया गया है। और मान लीजिए उन रूल्स और रेगुलेशंस में उस एएमसी के लिए, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए, किसी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मना किया गया है कि उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, और उसके बावजूद वो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, उस प्रोविजंस को, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को उल्लंघन करती है, उसका वायलेशंस करती है, तो अगेन उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और जो पेनल्टी लगेगी वो अगेन 1 लाख रुपये ईच डे एंड मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये विच एवर इज़ लेस, जो है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। 6 पॉइंट आता है, दैट इज़ पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। देखिए, जो स्टॉक ब्रोकर्स का वर्क करते हैं, इनकी मीडिएटरी का वर्क करते हैं, उन्हें जो है सेबी के पास अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और सेबी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है अंडर द सेक्शन 15F। इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनके पास जो पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं, वो शेयर्स बाय और सेल करते हैं, सिक्योरिटी बाय और सेल करते हैं। तो जब कोई पर्सन सिक्योरिटी बाय या सेल करता है तो हर एक ब्रोकर को जो है अपने क्लाइंट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इशू करना पड़ता है। तो पहले हम यहाँ डिस्कस कर दें कि कॉन्ट्रैक्ट नोट होता क्या है। जैसे आप कभी बाजार में जाते हैं तो आप कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान के साथ आपको क्या मिलता है? एक बिल मिलता है। उस बिल में क्या लिखा होता है? आपने ये पर्टिकुलर आइटम खरीदी है, इस पर्टिकुलर रेट से खरीदी है और इसके लिए इतना टोटल अमाउंट हुआ। आजकल जैसे जीएसटी भी लगता है, तो नेचुरल बात है आपका इतना टोटल अमाउंट है, इस पर इतना जीएसटी बना और टोटल अमाउंट आपने इतना बना। आपने पेमेंट कैसे की, कैश में की या ये क्रेडिट है? जैसे वो एक बिल के अंदर सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में डिटेल मेंशन होती है। और आजकल तो शॉप वगैरह पर या मॉल्स वगैरह में भी जाएंगे तो ये जो बिल निकल के आता है ये कंप्यूटराइज निकल के आता है। इवन उसके ऊपर ये भी मेंशन होता है आपने किस डेट, किस टाइम पर ये ट्रांजैक्शंस की है। सिमिलर मैनर में हर एक स्टॉक ब्रोकर को जब वो कोई उसका क्लाइंट शेयर्स बाय या सेल करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना पड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर क्लियर कट मेंशन होता है कि उस इन्वेस्टर ने कौन सी सिक्योरिटी बाय की है या कौन सी सिक्योरिटी सेल की है, किस टाइम पर की है, किस रेट पर की है, किस स्टॉक एक्सचेंज में की है। यानी कि अगर मान लीजिए एनएससी में की है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में की है, तो वहाँ एनएससी मेंशन होगा। अगर बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में की है तो वहाँ बीएससी मेंशन होगा। यानी कि क्लियर कट इन्फॉर्मेशन
मेंशन होगी कि किस तरीके से उसने ट्रांजैक्शंस की हैं, जिससे कि आगे जाके फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो बिटवीन द स्टॉक ब्रोकर एंड इन्वेस्टर्स। लेकिन मान लीजिए स्टॉक ब्रोकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करता है अपने क्लाइंट को, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी क्या लगेगी? जितना कॉन्ट्रैक्ट नोट का अमाउंट है, आई रिपीट अगेन, क्योंकि अब तक जो हमारी पेनल्टी थी वो एकदम सिमिलर अमाउंट की थी, यहाँ पर थोड़ा सिमिलर अमाउंट की नहीं है। जितना कॉन्ट्रैक्ट नोट का अमाउंट है मैक्सिमम 5 टाइम्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका 5 गुना। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो 1 लाख का है, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जा सकती है सेबी के द्वारा वो मैक्सिमम 5 लाख रुपये की लगाई जा सकती है। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट नोट कम अमाउंट का है, मान लीजिए 50,000 का है, तो उसका 5 गुना आप लगाएंगे, 2.5 लाख रुपए हो गया। तो इनकी जितने का भी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसके 5 गुना अमाउंट तक उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसी तरीके ब्रोकर से रिलेटेड एक सेकंड पॉइंट आता है, वो ये आता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ब्रोकर के द्वारा सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल करते हैं। तो मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने ब्रोकर के द्वारा सिक्योरिटीज़ को बाय किया है और उसके बदले में उसने ब्रोकर को पेमेंट की है, तो एज प्रेजेंट जो स्टॉक एक्सचेंज का रूल्स चल रहा है, चाहे वो NSE है वो BSE है, वो चल रहा है T+2। T+2 का मतलब है ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज़, यानी कि जिसने भी सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो है उसके खाते में, उसके डीमेट अकाउंट में जो है वो सिक्योरिटी, वो शेयर्स, जो भी जिस भी सिक्योरिटी में उसने डील किया है वो उसके अकाउंट में आ जाने चाहिए। मान लीजिए उसने ट्रेडिंग की है मंडे को शेयर्स खरीदे हैं, तो मंडे तो हो जाएगा टी मीन्स ट्रेडिंग डे, जिस दिन उसने ट्रेडिंग की है, +2, T+2, 2 डेज मतलब 2 दिन और जोड़ दीजिए, यानी कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इवनिंग तक जो है उसके अकाउंट में वो शेयर्स आ जाने चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी ने बाय किया है तो नेचुरली किसी ने सेल भी किया होगा ब्रोकर के थ्रू। जब सेल करता है तो उस पर भी T+2 का रूल लागू होता है। T+2 का मतलब है उसको जो पेमेंट है वो उस ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज़ के अंदर अंदर उसको मिल जानी चाहिए। मान लीजिए ब्रोकर जो है वो सिक्योरिटीज़ को बायर के अकाउंट में इस पर्टिकुलर टाइम बिंग में नहीं डिलीवर कर पाता, या फिर जिसने सेल किया है इन्वेस्टर ने उसकी पेमेंट इस पर्टिकुलर टाइमिंग में नहीं कर पाता है, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से, इनकी 1 लाख रुपए ईच डे, और मैक्सिमम 1 करोड़ विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो भी कम होगी उसके बेस पर। तीसरा जो मेन पॉइंट आता है अगेन ब्रोकर से रिलेटेड, वो आता है ब्रोकरेज का, यानी कि जो ब्रोकर होते हैं वो एक ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं दलाली, या आजकल इसको प्रॉपर वे में कमीशन कहते हैं, क्योंकि थोड़ा दलाली वर्ड जो है हिंदी में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा सही नहीं लगता। तो इसलिए जो है जो ब्रोकरेज बनती है वो एक पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही एक ब्रोकर चार्ज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्रोकर अपनी मन मर्जी के मुताबिक कितनी भी ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है, नहीं। जो कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं सेबी के द्वारा, प्रोविजंस बनाए गए हैं, उन प्रोविजंस को प्रॉपर वे में फॉलो करना पड़ता है और उतनी ही ब्रोकरेज वो जो है चार्ज कर लेता है। लेकिन अगर ये पाया जाता है, कोई इन्वेस्टर कंप्लेन करता है कि उससे बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ब्रोकरेज चार्ज की गई जो कि रूल्स और रेगुलेशन से ज़्यादा थी, अगेन इस केस में पेनल्टी लगेगी। और जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 1 लाख रुपीज़ और 5 टाइम्स ऑफ द एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज, यानी कि 1 लाख रुपए या जितनी ब्रोकरेज ज़्यादा चार्ज की गई उसका 5 गुना। यहाँ मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, कहीं गलती मत करिएगा, यहाँ 1 लाख रुपये ईच डे नहीं है, 1 लाख रुपए दिन के हिसाब से नहीं है, 1 लाख रुपए अमाउंट, यानी कि या तो 1 लाख रुपए या जितनी उससे ब्रोकरेज ज़्यादा चार्ज की गई है उसका 5 गुना। मान लीजिए ब्रोकरेज चार्ज करनी चाहिए थी 20,000, लेकिन उससे ब्रोकरेज चार्ज की गई है 50,000, यानी कि 30,000 फालतू चार्ज की गई है, तो 30,000 का 5 गुना कितना हुआ? नेचुरली 1.5 लाख रुपए हुआ। तो 1 लाख रुपए या 5 गुना यानी कि 1.5 लाख रुपए, जो भी दोनों में से ज़्यादा हो, यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम नहीं हो, जो भी दोनों में से ज़्यादा होगा वो पेनल्टी लगेगी। यानी कि कम से कम 1 लाख रुपए की तो पेनल्टी लगेगी उस ब्रोकर के ऊपर। लेकिन अगर मान लीजिए 5 टाइम्स जो अमाउंट है ब्रोकरेज का वो ज़्यादा पड़ता है तो वो पेनल्टी लगेगी। तो ब्रोकर से रिलेटेड ये मेन 3 पॉइंट आते हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेनल्टी का। नेक्स्ट पेनल्टी आती है पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, सेक्शन 15G। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर हमने सेबी के अंदर लगभग हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि वास्तव में इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है जहां पर एक
प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कोई ऐसी खबर है किसी पर्सन के पास जो कि अनपब्लिश है, यानी कि अभी उसके बारे में पब्लिकली उसके बारे में कहीं भी न्यूज़पेपर या मैगजीन या कहीं पे भी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, शेयर्स की प्राइस पर, और उसका कोई मिसयूज़ करता है तो उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। डिस्कस करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं। पहला पॉइंट आता है, मान लीजिए कोई पर्सन या तो खुद अपने बिहाफ पर या किसी और के बिहाफ पर जो है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है और उसके द्वारा शेयर्स बाय या सेल करता है, यानी कि सिक्योरिटी मार्केट में डील करता है और उससे फ़ायदा उठाता है। इस केस में या फिर वो ऐसी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति को कम्युनिकेट करता है, चाहे उसके कहने पर या बिना कहे, या फिर वो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रॉन्ग मीन्स का प्रयोग करता है, गलत तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। इन तीनों केस में या तो वो उस अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर शेयर मार्केट में बाय या सेल करता है, या फिर किसी को कम्युनिकेट करता है, चाहे उसने मांगा या नहीं मांगा, या फिर वो उस प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किसी रॉन्ग मीन से, किसी गलत तरीके से किसी पर्सन से कलेक्ट करने की कोशिश करता है। इन तीनों ही केस के अंदर उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और क्या पेनल्टी लगेगी? 25 करोड़ यानी कि 25 करोड़ रुपए और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड विद ड्यू टू इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि इस रॉन्ग मीन से, इनसाइडर ट्रेडिंग से उसने जो लाभ कमाया है, जो प्रॉफिट कमाया है, या तो उसका 3 गुना या 25 करोड़ रुपए, जो भी दोनों में हाई हो। आई अगेन इट्स नॉट लेस, आई एम रिपीट अगेन, इट्स हायर, यानी कि कम से कम 25 करोड़ रुपए तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए उसने इससे जो प्रॉफिट है इनसाइडर ट्रेडिंग से वो ज़्यादा कमाया है, 30 करोड़ कमाया है, 50 करोड़ कमाया है, 100 करोड़ कमाया है, तो वो पेनल्टी लगेगी, यानी कि जो भी दोनों में से ज़्यादा होगी वो पेनल्टी लगेगी ड्यू टू इनसाइडर ट्रेडिंग। पॉइंट नंबर 8 आता है, दैट इज पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर अंडर द सेक्शन 15H। जो सेक्शन 15H कहता है वो क्या कहता है? देखिए, मान लीजिए किसी पर्सन की, किसी फर्म के, किसी कंपनी के, किसी दूसरी कंपनी में कुछ होल्डिंग है, यानी कि उसने उस कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वे में देखा जाए तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए कि जो हम शेयर्स बाय करते हैं, एक आम जनता शेयर्स बाय करती है, वो बहुत फ्रैक्शनल अमाउंट होता है, बहुत कम अमाउंट होता है। तो इसलिए उस शेयर्स के बाय और सेल करने से किसी कंपनी की जो होल्डिंग पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, उसकी जो ओनरशिप है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन कोई लार्ज क्वांटिटी में दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय या सेल करता है, उसका उस कंपनी की जो होल्डिंग है, उसकी जो ओनरशिप है, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आता है। तो ऐसे केस में मान लीजिए किसी पर्सन ने दूसरी कंपनी के शेयर्स पहले से एक्वायर कर रखे हैं या एक्वायर कर रहा है और उसके पास पहले ही उस कंपनी की होल्डिंग है, तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि सिस्टमेटिकल है, एक सीक्वेंस में बनाए हैं सेबी ने। उन रूल्स और रेगुलेशन में वो किसी भी पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है या उसका वायलेशंस करता है, तो उस केस में उसको पेनल्टी लगेगी अंडर द सेक्शन 15H। क्या क्या वो रूल्स और रेगुलेशंस है? सबसे पहले कि दोबारा उस कंपनी के शेयर्स बाय करने से पहले उसको डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि उसकी उस पर्टिकुलर कंपनी में कितनी होल्डिंग है, यानी कि उसने कितनी उस कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी खरीद रखे हैं। दूसरा, जब वो एक लार्ज क्वांटिटी में किसी कंपनी के शेयर्स बाय करता है, यानी उस कंपनी का टेक ओवर करता है, तो उस केस में जरूरी है एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस कि उसे एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि वो इस पर्टिकुलर मिनिमम शेयर प्राइस पर जो है वो शेयर खरीदने को तैयार है। क्योंकि वो बाय कर रहा है तो नेचुरली बात है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने शेयर्स को दें, यानी कि उनके पास एक ऑफर आना चाहिए। तो इसलिए उसको एक अनाउंसमेंट करनी जरूरी है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया जाए। उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी जरूरी है कि वो कम से कम किस प्राइस पर शेयर लेने के लिए रेडी है। तीसरा, उसको जो है एक पब्लिक ऑफर देना होता है, यानी कि एक लेटर ऑफ ऑफर सेंड करना होता है शेयर होल्डर्स को कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने शेयर्स मुझे भेज सकते हैं, यानी कि सरेंडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए वो लेटर ऑफ ऑफर नहीं भेजता। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग अपने शेयर सरेंडर कर देते हैं या सेल कर देते हैं, तो नेचुरली बात है
जिसने एक्वायर किया है उसको उनकी पेमेंट करनी होगी, और वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उस स्पेसिफाइड टाइम में पेमेंट नहीं करता है। इनकी 4 स्टेप है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप पहला है जिसके अंदर उसको पहले दूसरी कंपनी के शेयर्स लेने से पहले एक लार्ज अमाउंट में बताना होता है कि उसकी पहले कितनी होल्डिंग है। दूसरा, उसको एक मिनिमम प्राइस की पब्लिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होती है कि मैं कितने प्राइस पे शेयर्स लेने को रेडी हूँ, कम से कम इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा, उसको जो है लेटर ऑफ ऑफर भेजना होता है शेयर होल्डर्स को कि आप चाहें तो अपने जो शेयर्स हैं वो हमें सरेंडर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और चौथा, उन शेयर होल्डर जिन्होंने अपने सरेंडर कर दिए, सेल कर दिए, उनको पेमेंट करनी होती है। इन चारों में से किसी भी प्रोविजन का अगर मान लीजिए कोई डिफ़ॉल्ट होता है किसी पर्सन या फर्म या कंपनी के द्वारा, तो उस केस में अगेन उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 25 करोड़ रुपये और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी उसने प्रॉफिट्स कमाया है इस केस से, उसका 3 गुना, जो भी दोनों में से ज़्यादा हो, विच एवर इज़ हायर। यानी कि 25 करोड़ की तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन मान लीजिए उसने इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो वो पेनल्टी लगेगी, यानी जो भी दोनों अमाउंट में से ज़्यादा होगा वो पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाएगी। पॉइंट नंबर 9 आता है, दैट इज पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 15HA। देखिए, कोई भी पर्सन, फर्म या लिस्टेड कंपनी जो कि एज ए इंटरमीडिएटरी काम कर रही है, एज ए इंटरमीडिएटरी वर्क कर रही है, और वो जो है फ्रॉडुलेंट वर्क करती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करती है किसी सिक्योरिटी या सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, तो नेचुरली बात है सेबी उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। और ये जो पेनल्टी है अगेन 25 करोड़ रुपये और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट्स मेड आउट ऑफ दिस, यानी कि जो भी 25 करोड़ रुपए या फिर जो भी उसने फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका 3 गुना, जो भी दोनों में से ज़्यादा होगा वो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है, डिस्कस करते हैं, दैट इज पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशंस वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज़ बीन प्रोवाइडेड, सेक्शन 15HB। देखिए, अब तक हमने सारे पॉइंट्स पढ़े और ये बड़ा एक अलग हटकर पॉइंट है। वो क्या कहता है, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज़ बीन प्रोवाइडेड, यानी कि ऐसा कोई वो रूल और रेगुलेशन का वायलेशन कर लेता है जो अब तक के पॉइंट्स में डिस्कस नहीं है, यानी कि उसके लिए कोई अलग से कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं डिसाइडेड की गई। उस केस में क्या होगा, मान लीजिए कोई मीडिएटरी, कोई भी पर्सन या फर्म या कोई कंपनी लिस्टेड ऐसा करती है, तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी, जो भी सेबी अपने आप में सही समझे, अपने आप में एक प्रॉपर समझे, वो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन जो पेनल्टी का अमाउंट है वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, और उससे पहले उससे कम अमाउंट में जो भी सेबी तय करे वो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेनल्टी का, दैट इज पेनल्टी नंबर 11, पावर टू एडजुडिकेट। यहाँ पर पेनल्टी ख़त्म होती हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है एडजुडिकेशंस, यानी कि डिसीजन लेने का। हमने पिछली टॉपिक में डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या पावर्स हैं सेबी के पास। उसमें हमने बताया था कि सेबी के पास जो एक पावर है सिविल कोर्ट की, जैसे एक सिविल कोर्ट वर्क करती है वैसे ही सेबी भी वर्क कर सकती है। वो भी अपना एक फैसला सुना सकती है, वो भी एक प्रॉपर केस की हियरिंग कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर जस्टिस कर सकती है, एक न्याय कर सकती है सेक्शन 15I के अकॉर्डिंग। देखिए, पावर टू एडजुडिकेट है क्या, इसके अंदर जो है सेबी अपने किसी पर्टिकुलर ऑफिस को जो है एडजुडिकेशंस करने के लिए, यानी कि इंक्वायरी करने के लिए, फैसला सुनाने के लिए जो है अपॉइंट करेगी। ध्यान रहे उसकी जो रैंक है, यानी कि जो उसका ओहदा है, जो उसकी पदवी है, वो डिवीज़न चीफ से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम डिवीज़न चीफ रैंक का ऑफिसर होना ज़रूरी है। जो पर्सन अपॉइंट होगा वो क्या करेगा, नेचुरली बात है वो एज पर सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर में अनबायस्ड होके, बिना मतलब निष्पक्ष भाव से जो है वो इंक्वायरी करेगा, और सामने वाली पार्टी जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगा ताकि वो भी अपनी बात कह सके, अपना पक्ष जो है वो रख सके। ध्यान रहे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
इस प्रोसेस के दौरान जो है वो जो ऑफिसर है वो चाहे तो किसी भी पर्सन को एक समन जारी कर सकता है, यानी कि एक लीगल नोटिस भेज सकता है। किस चीज़ का लीगल नोटिस भेज सकता है? सामने हाजिर होने का लीगल नोटिस भेज सकता है, किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने सामने या डॉक्यूमेंट को अपने सामने उपस्थित करने के लिए कह सकता है, या किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पहले नहीं प्रिपेयर की गई और उसको ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन की इंक्वायरी करने के लिए, अपने केस के लिए, वो मांग सकता है। या फिर उस पर्सन को सामने हाजिर होकर उसको शपथ दिलाकर, ओथ दिलाकर उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये सारी जो है उस सेक्शन ऑफिसर के पास पावर है। किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे उसके साइन करवा सकता है। तो ये सारी पावर्स जो हैं वो इस पावर्स का यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन इनमें से वायलेशंस करता है, इन सब का पालन नहीं करता है, उस ऑफिसर को प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करता है, तो ऑफिसर के पास पूरी पावर है कि वो फैसला सुनाए, उस मीडिएटर के अगेंस्ट पेनल्टी लगाए, एज़ पर जो भी सेबी एक्ट के अंदर मेंशन है, जो भी अप्रोप्रिएट पेनल्टी बनती है वो पेनल्टी उसके ऊपर लगाए और फैसला सुनाए, और जो उसको पे करनी पड़ेगी। 12th पॉइंट आता है, फैक्टर टू बी टेकन इनटू द अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर द सेक्शन 15J। देखिए, कंटिन्यूटी पार्ट है, जो एडजुडिकेशन है उसी की कंटिन्यूटी पार्ट है कि जो हमने डिस्कस किया पॉइंट 11th में, कि जो 15I के अंतर्गत जो एडजुडिकेशंस करेगा जो ऑफिसर रैंक, उसको जब वो अपना फैसला सुनाने लगेगा, तो लेकिन उसको फैसला सुनाने से पहले कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या क्या बातें हैं? मेन 3 पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला अमाउंट है कि जो अमाउंट है, यानी कि जो भी फ्रॉड किया गया है, जो भी गलत काम किया गया है, अगर उसको मेज़र किया जा सकता है, यानी कि जो भी फ्रॉड किया गया है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई है या कोई अनफेयर गेन अचीव किया गया है, वो क्वांटिफिएबल है, यानी कि उसको मापा जा सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि नेचुरली बात है, अगर आप 25,000 की चीटिंग के लिए, 25,000 के गलत काम के लिए और 25 लाख काम के लिए या 25 करोड़ की गलत चीटिंग के लिए, तीनों के लिए आप सेम पेनल्टी नहीं लगा सकते। तो आपको अमाउंट को भी अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना उसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया है, उससे कितना अमाउंट उसने अर्न किया है। सेकंड, जो उसको ध्यान में रखना चाहिए, द अमाउंट ऑफ लॉस goes to investor or the group of investors as a result of unfair trade practices, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना नुकसान हुआ इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से, इस गलत काम की वजह से, इस चीटिंग की वजह से, इस फ्रॉड की वजह से, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली सेबी का जो काम है वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टर्स को बचाना है इन रॉन्ग मीन से, इन रॉन्ग पर्सन से। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना चाहिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को पेनल्टी डिसाइड करते वक्त, वो होता है द रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, यानी कि वो जो सामने वाली पार्टी है, क्या वो पहली बार गलती कर रही है या लगातार बार बार इस गलती को दोहरा रही है। अगर वो गलती लगातार कर रही है, बार बार कर रही है, तो नेचुरली जो पेनल्टी है वो बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और हो सकता है उसकी एक्टिविटी को ही बैन कर दिया जाए कि वो फ्यूचर में एक्टिविटी कर ही नहीं सके। तो इन 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को डिसीजन लेना होता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है इस रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं गुलियानी क्लासेस, या आप अपनी क्वेरी जो है वो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com। मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।